हेलो स्टूडेंट्स, हाजिर हूं अपने एक नए नवीले फ्रेश वीडियो के साथ। और आज का वीडियो लेक्चर ट्रांसलेशन पे बेस है। इससे पहले का वीडियो लेक्चर आ चुका है जिसमें आप लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीख रहे थे, और उस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको इंपरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना सिखाया था। उम्मीद करता हूं वीडियो देख लिया होगा। यदि नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर लिंक है, वहां जाकर देख सकते हैं। और ये वीडियो लेक्चर ट्रांसलेशन बताएगा, और ट्रांसलेशन वो भी माई सीक्रेट सीरीज की। माई सीक्रेट सीरीज, जैसा कि आप जानते हैं, मेरी बहुत पुरानी सीरीज जिसमें मैं आपको अपने सीक्रेट बताता हूँ, कैसे मैं सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूँ। तो आज भी माई सीक्रेट सीरीज का ट्रांसलेशन है, और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कारण सूचक और परिणाम सूचक वाक्य, कि वो इस झगड़े का कारण था, या फिर स्कूल बंद होने का यह कारण था, या फिर तुम्हारे आने का यह कारण था, तुम्हारे जाने का यह कारण था। कारण परिणाम सूचक, तुम्हारे जाने के कारण ऐसे घटना हो गई। तो ऐसे कुछ कारण परिणाम सूचक वाक्य आज के वीडियो लेक्चर में आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत इंफॉर्मेटिव होगा। तो वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा, एकदम लास्ट तक बने रहेगा। और अब ज्यादा देर न करते चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए, ये है आपकी अपनी क्लास एक्सीलेंस क्लास। यहाँ पे हर एक चीज हर एक बार आपको यूनिक बताई जाती है। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले सारे वीडियो लेक्चर आप तक सही समय से और सही टाइम पर पहुंच सके। और ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और ज्यादा देर न करते हुए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे कारण सूचक और परिणाम सूचक। कारण परिणाम सूचक में जैसे कि कहा गया कि एक बच्चा उस झगड़े का कारण था, ये सेंटेंस आपको मिल गया कि एक बच्चा उस झगड़े का कारण था। तो ये सेंटेंस का हिंदी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से मिलता है कि आपको कर्ता मिल जाएगा, यानी जो कार्य करने वाला वह कर्ता मिल जाएगा। इसके बाद आपको संज्ञा मिल जाएगी। संज्ञा क्या? जैसे एक बच्चा इसमें कर्ता है, और संज्ञा क्या है? वो झगड़ा। और फिर यहां पे लिखेंगे का, की या के, ये मिल जाएगा। और उसके बाद अगला वर्ड जो हमें मिलेगा वो मिलेगा कारण या वजह। और फिर मिलेगी हमें हिंदी की क्रिया, यानी कि जो कि होना होगी। जैसे इसमें लिखा है था, थे, थी, है, हो, हूं, इस टाइप का। यानी कि क्रिया जो मिलेगी हमें वर्ब बी ही मिलने वाली है। क्लियर? यानी इंग्लिश में जानिए कि सब्जेक्ट प्लस नाउन प्लस ये प्रीपोजिशन मिलेगा हमें, फिर उसके बाद रीजन मिलेगा, और उसके बाद वर्ब बी मिल जाएगी। क्लियर? तो ऐसे सेंटेंस जब इंग्लिश में ट्रांसलेट किए जाते हैं तो इनका जो हमें स्ट्रक्चर मिलता है वो इंग्लिश में ये मिलेगा कि सब्जेक्ट मिल जाएगा, सब्जेक्ट और प्लस वर्ब बी। जो वर्ब बी हमने आखिरी में लगवा रखी थी वो यहाँ पे इंग्लिश में पहले ही आ जाएगी, वर्ब बी। जैसे कि आप जानते हैं सब्जेक्ट के बाद वर्ब बी आती है, तो वर्ब बी आ जाएगी। उसके बाद हम लगा देंगे द काज ऑफ। और फिर क्या? इसके बाद जो हमारे सामने थी संज्ञा, यानी कि जो नाउन था, जो जिसका जिक्र यहाँ पे सेंटेंस में किया गया था, तो वो नाउन हम यहाँ पे लगा देंगे, जो नाउन यहाँ पे जिक्र किया गया था। क्लियर? ये कुछ इस प्रकार से इसका इंग्लिश में सेंटेंस में ट्रांसलेट हो सकता है। लेकिन अगर चाहें तो इसको एक तरीका और है इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का। इसमें जो क्या होगा, द काज पहले ही लगा देंगे, द काज ऑफ। उसके बाद नाउन, कौन सा नाउन? ये नाउन जो दूसरा वाला ये नाउन है। क्लियर? और फिर यहां पे जो वर्ब बी होगी इसे हम लगा लेंगे, वर्ब बी। और उसके बाद जो यहां पे सब्जेक्ट है, कार्य करने वाला मेन सब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट, अर्थात जो वो सब नाउन जो सब्जेक्ट बना होगा हमारा। क्लियर? द काज ऑफ नाउन वर्ब बी प्लस सब्जेक्ट। अर्थात इन दोनों स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, तो क्या निकलेगा कि अ चाइल्ड, पहले स्ट्रक्चर के अनुसार क्या निकलेगा हमारा, अ चाइल्ड। और इसके अकॉर्डिंग हम वर्ब बी के अकॉर्डिंग क्या था लगेगा, वॉज। और फिर द काज ऑफ दैट क्वेश्चन। बहुत सारे स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि जहां क्वेरल लगाना चाहिए वहां फाइट लगा देते हैं, जहां फाइट लगाना चाहिए क्वेरल लगा देते हैं। तो क्वेरल और फाइट में बहुत डिफरेंस होता है, बहुत डिफरेंस होता है। कैसा डिफरेंस? कि ये समझ लीजिए क्वेरल वहां लगेगा जहां मुंह से लड़ाई हो रही हो, और फाइट वहां लगेगा जहां हाथ पैर चला के लड़ाई हो रही हो। क्लियर? कि जब मुंह से लड़ाई होती है तो क्वेरल लगाएंगे, और हाथ पैर चला के जब लड़ाई होती है तो फाइट लगाएंगे। तो यहां पे हो जाएगा चाइल्ड वाज द काज ऑफ दैट क्वेरल। और दूसरा रूल जो हमारे सामने वो कैसे निकलेगा, द काज ऑफ दैट क्वेरल वाज अ चाइल्ड। वर्ब भी लगेगा, वाज अ चाइल्ड। क्लियर? यानी कि जब ऐसे सेंटेंस आपके सामने आए
कि एक बच्चा उस झगड़े का कारण था, तो बस सिंपल सा सेंटेंस उठाइए, ये स्ट्रक्चर चाहिए अपनाइए यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब बी और उसके बाद द काज ऑफ और उसके बाद फिर जो नाउन रहेगा वो नाउन जिसका जिक्र सेंटेंस में किया गया हो वो नाउन आप डाल दीजिए और सेंटेंस को आराम से इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। अगर ये रूल कोई गलत बता रहा है, अगर ये रूल बता रहा है दूसरा अलग है, द काज ऑफ फिर नाउन फिर वर्ब बी प्लस सब्जेक्ट, जो नाउन होगा वो सब्जेक्ट होगा, वो अगर दिखा रहा है, कोई कह रहा है ये सही है तो हाँ वो भी सही है। इसके दोनों रूल होते हैं, दो तरीके से ट्रांसलेट किया जाता है। क्लियर? तो चलिए इन रूल्स को नोट कर लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं और इसका अगला रूल लेते हैं हम। तो अगला सेंटेंस जैसे लिया मैंने कि अगले रूल के अकॉर्डिंग कि चिंता का कोई कारण नहीं है। इस टाइप के सेंटेंस यदि आपके सामने आ जाए तो आप क्या करेंगे? तो इसको पहले जान लीजिए कि हिंदी में कैसा स्ट्रक्चर आपको मिलता है। जरूरी नहीं कि एक सेंटेंस मिल गया ऐसे सेंटेंस मिले, आपको सेंटेंस बदल के मिल सकते हैं। इसीलिए आपको हिंदी का स्ट्रक्चर मैं बता देता हूं कि अगर सेंटेंस बदल के भी मिल रहा है तो आप स्ट्रक्चर अपने माइंड में रखिए कि हिंदी का ये जो सेंटेंस है वो किस प्रकार से बनाया गया है। और उसके अतिरिक्त जो सेंटेंस में हमने स्ट्रक्चर दे दिया, इसके अतिरिक्त और कोई भी वाक्य होता है तो वो आखिरी में लगा दिया जाता है। इंग्लिश में ध्यान रखिएगा कि जो स्ट्रक्चर मेन स्ट्रक्चर दिया और उसमें बीच में कोई अन्य सेंटेंस वाक्य आपके कोई वर्ड जोड़ गया आकर, तो कंफ्यूज मत होइए कि उसे कहां लगाना, उसे ला जाके लास्ट में लगा दीजिए। तो यहां पे देखिए कि इसका जो स्ट्रक्चर मिलेगा आपको क्या मिलेगा कि चिंता का कोई कारण नहीं है। ये जो स्ट्रक्चर मिलेगा ये आपको शुरुआत में एक संज्ञा मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद मिल जाएगा का, की या के, और उसके बाद मिल जाएगा कोई, और फिर अगला मिलेगा कारण। इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा कि संज्ञा, फिर का, की, के, फिर कोई या कारण, उसके बाद कारण या वजह, और उसके बाद जो मिलेगा वो हमें नहीं मिलेगा और नहीं के बाद में क्रिया मिल जाएगी। तो ऐसे सेंटेंस को जब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे आप सेंटेंस देखिए, स्ट्रक्चर देखिए, सेंटेंस देखिए, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है? इसमें आपको सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, यानी इसमें कार्य करने वाला है ही नहीं। और जब सेंटेंस में कार्य करने वाला ना हो तब क्या होता है? आपको मैंने एक वीडियो लेक्चर दिया था, इसमें बताया था कि कोई मतलब जिसमें कोई सेंटेंस में कार्य करने वाला ही ना हो तब क्या करेंगे? जब सेंटेंस में कार्य करने वाला नहीं होंगे तब आपको देयर से सेंटेंस को शुरू करना है, देयर, और फिर क्रिया ले आनी है। जैसे ये क्रिया जो है आखिरी में वर्ब बी, इसी को लेके आना है हमें, वर्ब बी, और फिर इसके बाद क्या लेके आएंगे हम? निगेटिव सेंटेंस है तो वर्ब बी के बाद हमें निश्चित है नॉट लगाना है, और फिर इसके बाद हम लोग नॉट लगा देंगे और फिर कॉज लगा देंगे, कारण या वजह के लिए हम लोग कॉज लगा देंगे। और फिर जैसे उसमें क्या बताया था, द कॉज ऑफ, इसमें द कॉज ऑफ नहीं लिखे, इसमें लिखे कॉज फॉर, और फिर जो ये नाउन होगा शुरू वाली संज्ञा जो होगी ये लास्ट में चली जाएगी। क्लियर? कुछ इस प्रकार से सेंटेंस ट्रांसलेट होगा। इसका आप ध्यान रखिए कि जो इसका सेंटेंस मिलेगा इंग्लिश में ट्रांसलेट किस प्रकार से मिलेगा। पहले देयर लगाएंगे हम लोग, देयर, और फिर वर्ब बी है अर्थात इज, और फिर नॉट, काज, फॉर, और फिर नाउन अर्थात ये चिंता, और चिंता के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? एंजाइटी। हाँ, ये जो सेंटेंस आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख रहे हैं इसमें आपको वर्ड्स याद करने पड़ेंगे। शुरू से बताता रहा हूं, ट्रांसलेशन अगर चाहिए आपको, ट्रांसलेशन अच्छी तरीके से करना चाहते हैं तो आप वर्ड्स याद कीजिए। यदि वर्ड आपके पास नहीं है तो आप सेंटेंस नहीं कर पाएंगे। जैसे आपने सारे सेंटेंस को इसमें कर लिया, इजी वर्ड थे, लेकिन ये चिंता की इंग्लिश आपको पता ही नहीं थी, तो करते क्या? आप बैठे रहते पेन उठाए कि चिंता की इंग्लिश क्या होगी, चिंता की इंग्लिश में चिंता करते रहते। तो इसीलिए आपको वर्ड्स याद करने बहुत जरूरी है। वर्ड नहीं याद होंगे तो आप इंग्लिश का ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो चलिए इस रूल को नोट कर लीजिए। अगर ऐसे सेंटेंस आपके सामने आए तो इस रूल का यूज करके इसको आराम से इंग्लिश में आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। क्लियर? तो अगला सेंटेंस ऐसा हमारे सामने आता है जिसमें दो उपवाक्य आपको मिलेंगे। दो उपवाक्य। कैसे उपवाक्य? कि वह इतना धनी है कि वह एक नई गाड़ी खरीद सकता है। ऐसे सेंटेंस मिल जाएंगे कि इसमें दो उपवाक्य मिलेंगे, और ऐसे उपवाक्य मिलेंगे कि जैसे आपको देखने में लगे कि एक प्रिंसिपल क्लॉज होगी। प्रिंसिपल क्लॉज पढ़ा रखा है, क्लॉसेस के बारे में वीडियो जाइए देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा उसके प्लेलिस्ट का। प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये दोनों क्लासेस के बारे में डिटेल में बता रखा है। तो इसमें देखिए दो सेंटेंस आपको दिख रहे हैं। एक प्रिंसिपल क्लॉज मिल रहा है कि वह इतना धनी है,
और उसके बाद वह एक नई गाड़ी खरीद सकता है। ये दो सेंटेंस अलग अलग है, ये दो क्लॉजेज हैं। और इन क्लॉजेज में जो मेन क्लॉज है ये प्रिंसिपल क्लॉज इतना के साथ मिलेगी। जो प्रिंसिपल क्लॉज होगी आपको उस सेंटेंस में कहेंगे जिसमें इतना या जितना लगा मिल जाए, आपको इतना या जितना लगा मिल जाए, ये सेंटेंस हमारा प्रिंसिपल क्लॉज में जाएगा। और दूसरा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी, सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसे हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज ये दूसरा वाला जिसमें सकता है, जो ये सेंटेंस लगा मिलेगा, ये सकता है, सकता था, इस टाइप के जो वर्ड्स लगे हुए मिल जाएंगे, ये दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। पढ़ने में ही आपको लगेगा कि वह एक नई गाड़ी खरीद सकता है, तो ये एक डिपेंड क्लॉज है इसके ऊपर। ये जो क्लॉज है इसके ऊपर आश्रित है, बिना इसके इसका अर्थ पूरा नहीं होता, इसीलिए इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। और ये प्रिंसिपल क्लॉज है। और जब भी आप ट्रांसलेट करेंगे तो प्रिंसिपल क्लॉज को पहले ट्रांसलेट करेंगे और सबऑर्डिनेट क्लॉज जैसी है वैसी ही दैट लगा के आप ट्रांसलेट करेंगे। क्लियर? चलिए रूल लिख देता हूं मैं। तो यहां देखिए कि ये जो रूल है आपके सामने, नियम ले आए, सब्जेक्ट ले आए, वर्ब प्लस सो प्लस एडजेक्टिव, अर्थात ये जो हमारी प्रिंसिपल क्लॉज को ट्रांसलेशन करने का तरीका है। और उसके बाद हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज कर लेंगे। सबऑर्डिनेट क्लॉज आसानी से होती है कि वह एक नई गाड़ी खरीद सकता है, तो ही कैन बाय अ न्यू कार, तो इसको भी हो जाएगा। तो सब्जेक्ट वह इतना धनी है, तो ही, और फिर है सब्जेक्ट प्रेजेंट में है तो ही इज सो रिच। एडजेक्टिव क्या है इसका? रिच। ही इज सो रिच दैट, अब इसको यहां दैट लगाइए, और वह एक नई गाड़ी खरीद सकता है, दैट ही कैन बाय अ न्यू कार। क्लियर? कि ये सेंटेंस इस प्रकार से ट्रांसलेट किया जा सकता है कि वह इतना धनी है कि नई गाड़ी खरीद सकता है। लेकिन बहुत सारी जगहों पे आपको दूसरे प्रकार से सेंटेंस देखने को मिलेगा, यही सेंटेंस दूसरे तरीके से ट्रांसलेट करने को मिलेगा। जैसे यहां पे जो मिलेगा वो आपको मिल जाएगा सब्जेक्ट, जो दूसरा स्ट्रक्चर मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा, उसके बाद वर्ब मिल जाएगी, और उसके बाद एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है सेंटेंस का या एडवर्ब है, जो लिखा हो आप उसे लिख दीजिए एडवर्ब, और उसके बाद आप लगा दीजिए एनफ, इस एनफ को लगा दीजिए, और उसके बाद इंफिनिटिव लगाइए। इंफिनिटिव के बाद जो ऑब्जेक्ट होगा वो लगा दीजिए। ऑब्जेक्ट क्या इसमें किसके लिए क्रिया की जा रही है? वह इतना धनी कि नई गाड़ी खरीद सकता, तो खरीदने की क्रिया किसके लिए की जा रही है? नई गाड़ी के लिए। तो इस प्रकार से ये बनेगा कि जैसे बनेगा कि वह, ही, और जो वर्ब है वो इज लगेगी, ही इज, और फिर धनी एडजेक्टिव है यहाँ पे, तो रिच, और फिर एनफ, और फिर इंफिनिटिव लगना है। इंफिनिटिव किसके साथ लगेगा? खरीदने के साथ लगेगा, तो टू बाय, और फिर किसके लिए? ऑब्जेक्ट, एक नई गाड़ी, टू बाय अ न्यू कार। क्लियर? यानी ये सेंटेंस जब भी आपके सामने आए तो दो प्रकार से ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक तो सीधा सीधा ये कि जैसा लिखा है वैसा ही ट्रांसलेट कर दीजिए। दूसरा ये कि इसको मिश्रित वाक्य में कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कीजिए। ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस में ट्रांसलेट हो रहा है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ट्रांसलेट हो रहा है। तो कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये अलग का टॉपिक है। कभी आपके लिए ग्रामर की क्लास जब चलेगी तो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स आपके लिए डिटेल में अलग कर दूंगा। लेकिन अभी जान लीजिए कि जब भी कंपाउंड सेंटेंस में ट्रांसलेट करना हो तो आप इस प्रकार से कीजिए, और कॉम्प्लेक्स में करना हो तो इस प्रकार से कीजिए। लेकिन जिसके मन का है उससे कीजिए, है सही दोनों। अगर कोई शर्त नहीं दी गई है ऐसे सेंटेंस के लिए तो आप चाहे इसको कर सकते हैं चाहे इसको कर सकते हैं, दोनों ही सही हैं। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं ये रूल आपको समझ में आ गया होगा कि जब आपके पास इतना के साथ ऐसा कोई सेंटेंस मिल जाए तो आपको इंग्लिश में किस प्रकार से ट्रांसलेट करना है। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो अगला सेंटेंस जो हमारे सामने आता है, जैसा कि अभी तक आपने देखा कि जो सेंटेंस हमने पढ़ा है इसके पहले वाली स्लाइड में, वो क्या पढ़ा था? पॉजिटिव सेंटेंस। लेकिन कहीं पर आपके सामने निगेटिव आ जाए, जैसे कि लिख दिया गया कि वह इतना कमजोर है कि खड़ा नहीं हो सकता, तो इसके लिए आपको दूसरा स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा। ये भी दो ही स्ट्रक्चर पे इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा, लेकिन दो अलग अलग स्ट्रक्चर होंगे, लेकिन उससे अलग होंगे। इसके पहले जो स्लाइड मैंने पढ़ाई थी इससे इसका स्ट्रक्चर अलग होता है। उसी में नॉट लगाने से काम नहीं चलने वाला कि वह इतना कमजोर है कि खड़ा नहीं हो सकता। तो यहां पे लगाएंगे आप लोग इसको, जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो आपको जो ये प्रिंसिपल क्लॉज और उसके बाद ये सबऑर्डिनेट क्लॉज मिल गई। तो इसमें आपको ट्रांसलेट करना मिलेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब। जो वर्ब होगी हमारी इज, एम, आर, वाज, वर्ब जो कुछ है, वर्ब जो होगी वो लिखेंगे, और उसके बाद सो लगाएंगे, और सो के बाद हम लोग एडजेक्टिव लगा देंगे। सो के बाद एडजेक्टिव लगा देंगे,
और फिर क्या करेंगे, दैट का यूज करेंगे, दैट, और फिर इसी सब्जेक्ट को पुनः हम यहां लेकर चले जाएंगे और फिर हम लोग यूज कर लेंगे कैन नॉट अर्थात कांट जिसे कहते हैं, कैन नॉट का यूज कर लेंगे। और फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग जो इसकी वर्ब होती है, इसकी वर्ब को हम लोग यूज कर देंगे। क्लियर? अर्थात जब इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो कुछ ऐसे मिलेगा कि ही, और फिर है अर्थात इज, और फिर क्या लगाया हमने, सो, और फिर एडजेक्टिव कमजोर का, वीक, ही इज सो वीक दैट, और फिर इसी ही को हम यहां ले आए, ही, फिर कैन नॉट अर्थात कांट, और फिर खड़ा होना का स्टैंड अप, कांट स्टैंड अप। क्लियर? लेकिन जब इसी को दूसरे तरीके से ट्रांसलेट करना हो, दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका वही होगा सब्जेक्ट। इंटर के स्टूडेंट के समझ में आ चुका होगा किस चीज की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि उनको जो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाई गई होगी, पहला ही टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, ये वही चीज है। उसी सेंटेंस को आप लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। यदि आप हिंदी में पाएंगे तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो सब्जेक्ट लगाएंगे और इसके बाद वर्ब लगा देंगे और उसके बाद हम लोग टू का यूज कर देंगे। ध्यान रखिए कि इस टू और इस टू में अंतर होता है, इसे हम लोग टू पढ़ते हैं और इसे हम लोग टू पढ़ते हैं, ये ध्यान रखिए, टू और टू। तो यहां पे क्या लगाए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू, और फिर यहां पे हम लोग इसके बाद एडजेक्टिव ले लेंगे। एडजेक्टिव लेने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इंफिनिटिव लगा देंगे, और उसके बाद फिर और जो ऑब्जेक्ट होगा आदि तो ऑब्जेक्ट लगा देंगे, नहीं ऑब्जेक्ट होगा तो नहीं लगाएंगे। तो इसका क्या होगा, इसी को अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ही, और उसके बाद हम लोग लगाएंगे एज, फिर टू, और फिर कमजोर की इंग्लिश वीक, ही इज टू वीक। अब इसका इंफिनिटिव अर्थात खड़े होने की, टू स्टैंड अप। अब यहां पे आपको ऑब्जेक्ट मिल नहीं रहा है, इसीलिए सेंटेंस इतने पे ही ट्रांसलेट हो जाएगा। क्लियर? यानी कि यदि पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव सेंटेंस का है कि वह इतना अमीर है कि कार खरीद सकता है, वो इतना सक्षम है कि वो वहां तक जा सकता है, ये पॉजिटिव सेंटेंस मिल रहा है। तो पॉजिटिव सेंटेंस को आपको दो प्रकार से ट्रांसलेट करना है कि जैसे बताया मैंने आपको कि आप एक छोटा वाला याद रखिए कि सब्जेक्ट लगाइए प्लस वर्ब लगाइए और प्लस एडजेक्टिव लगाइए, उसके बाद एनफ लगा के इन्फिनिटिव लगा दिए। छोटा स्ट्रक्चर है, आराम से याद हो जाएगा। और उसी प्रकार से यदि आपको निगेटिव मिल रहा है कि वो इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता, तुम इतने बेवकूफ हो कि परीक्षा में पास नहीं हो सकते, ऐसे सेंटेंस यदि आपके सामने आ जाए तो इसका स्ट्रक्चर बहुत छोटा वाला याद रखिए कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब और उसके बाद टू और उसके बाद एडजेक्टिव, टू के बाद एडजेक्टिव, उसके बाद इंफिनिटिव यूज कर दीजिए। क्लियर? ये दोनों स्ट्रक्चर बहुत ही इजी है, बहुत ही आराम से आपको याद हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, बहुत डिटेल में समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला सेंटेंस आपके सामने ये होता है कि ऐसे सेंटेंस जिसमें कारण और परिणाम दोनों हो, कारण और परिणाम दोनों। जिसे कहा गया कि मैंने धक्का देकर खिड़की खोली, अर्थात सेंटेंस को आप जब पढ़ेंगे तो पता लगेगा धक्का देना कारण था, खिड़की खुलना परिणाम था। तो कारण और परिणाम दोनों आपके सामने निकल के आए। तो ये सेंटेंस जो स्ट्रक्चर आपका अपना हिंदी में लेकर आते हैं वो किस इस प्रकार से लेके आते हैं कि कर्ता मिलेगा, कर्ता के बाद हमें क्रिया मिलेगी, कर्ता और क्रिया, कौन सी क्रिया, जो पहली क्रिया यहां पे जो लिखी होती ये क्रिया आपको मिलेगी, उसके बाद आपको कर मिलेगा, जैसे खाना खाकर, पानी पीकर, किताब पढ़कर, इस टाइप के सेंटेंस कर लगे हुए आपको मिल जाएंगे। उसके बाद फिर जो अदर वर्ड है, जैसे ये खिड़की वाला शब्द है, खिड़की, ये इस टाइप का अन्य शब्द मिल जाएगा आपको। और उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, जो दूसरी वाली क्रिया है ये मिल जाएगी, क्रिया नंबर 2। यानी पहली क्रिया कारण बता रही है, दूसरी क्रिया परिणाम बता रही है। और जब ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है तो कुछ इस प्रकार से किया जाता है कि सब्जेक्ट लगा देंगे हम लोग प्लस वर्ब और प्लस अदर वर्ड जो आया होगा, अदर वर्ड जो मतलब जिस पर परिणाम पड़ रहा होगा वो अदर वर्ड लगा देंगे। और फिर इसके बाद हम लोग नाउन लगा देंगे, आखिरी में हम लोग नाउन का यूज कर देंगे। नाउन कहां है इसमें, नाउन हमारा यही वर्ब नाउन बन जाएगी, यही वर्ब आखिरी में जाके नाउन। क्योंकि सेंटेंस क्या होता है, किसी भी सेंटेंस को मैंने क्या बता रखा है कि हर एक सेंटेंस की केवल एक वर्ब होती है। और जब यहां पे आपको दो दो वर्ब दिख रही है तो क्या दोनों वर्ब एक ही रूप में रहेगी, कभी नहीं रहेगी।
इसमें एक तो अपने रूप में रहेगी और दूसरी जाके नाउन बन जाएगी। तो नाउन बनने का काम आखिरी वाली क्रिया करेगी। क्लियर? तो ऐसे सेंटेंस को जब ट्रांसलेट करेंगे सब्जेक्ट आई, फिर हो जाएगा हमारा धक्का देकर। धक्का देने क्या होता है? पुश्ड। धक्का देकर पास्ट टेंस में हो गया ना, धक्का देकर खिड़की खोली, सेंटेंस पास्ट टेंस में जा रहा, आई पुश्ड। और फिर अदर वर्ड मतलब खिड़की, आई पुश्ड द विंडो। और फिर खोली का मतलब ओपन। कि यहां पर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगानी। क्यों नहीं लगानी? क्योंकि ये नाउन बन गई है, वर्ब हमारा नाउन बन चुका है, इसलिए यहाँ पे हमें सेकंड फॉर्म नहीं देखने को मिल रही है। सेकंड फॉर्म हमारी यहीं पर पुश के साथ ही लगा दी गई। क्लियर? तो ऐसे जब कारण परिणाम सूचक आपके सामने सेंटेंस आ जाए तो क्या करेंगे आप लोग? इस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे। जैसे एक सेंटेंस मैं आपके लिए लिख देता हूं, उसको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। कि मैंने खाना खाकर पाठ याद किया, ये सेंटेंस आपके सामने। मैंने खाना खाकर पाठ याद किया। आप इसी तरीके से इसको ट्रांसलेट कीजिए और ट्रांसलेट करके कमेंट में बताइए कि क्या आपको ये सेंटेंस, ये रूल समझ में आया या नहीं आया। यदि नहीं आया तो क्यों नहीं आया ये बताइए जरूर, तो उस नहीं का समाधान मैं कर सकता हूं। और चलिए इसे नोट कर लीजिए और फिर चलते हैं इसके अगले रूल की तरफ हम। तो चलिए, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सेंटेंस है कि मिस्टर इंडिया को देखकर मोगेम्बो खुश हुआ। बहुत सी मशहूर सेंटेंस है। आप इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? अगर ऐसे सेंटेंस आपके सामने आए तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो पहले आप सब्जेक्ट ले लेंगे। जो सब्जेक्ट होगा इसमें कार्य करने वाला होगा वो कौन है? इसमें कार्य कौन कर रहा है? मोगेम्बो, क्योंकि खुश तो वही हो रहा है ना। तो मोगेम्बो आया। इसके बाद हमारे सामने आ जाएगा जो है संज्ञा, यानी कि वो कर्ता जो कि कर्म बनने वाला है। फिर हम लोग पा जाएंगे क्रिया। क्रिया मतलब देखना। फिर लगा देंगे कर्म। और उसके बाद फिर क्या लगाएंगे? फिर हमारे पास परिणाम सामने निकल के आ रहा है, तो फिर हम लगाएंगे विशेषण, यानी कि एडजेक्टिव। जो एडजेक्टिव होगा विशेषण, इसे हम लोग यूज कर लेंगे यहाँ पे। और फिर क्रिया लगा देंगे। कुछ ऐसे सेंटेंस आपको हिंदी में देखने को मिल जाएंगे कि कर्ता प्लस क्रिया, मतलब कर्ता प्लस वो कर्ता जो कि कर्म बनेगा, फिर क्रिया, फिर कर, फिर उसके बाद विशेषण और उसके बाद फिर क्रिया आ जाएगी। खुश हुआ, यानी खुश होना क्रिया है। और इसको जब हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे करेंगे? सब्जेक्ट लगा देंगे। सब्जेक्ट कौन था? मोगेम्बो था, तो मोगेम्बो पहले लगा दिया हमने। फिर क्या लगाएंगे हम लोग? वर्ब लगाएंगे। फिर लगाएंगे हम लोग एडजेक्टिव। एडजेक्टिव दिख रहा है तो एडजेक्टिव होगा, नहीं तो हमारा पास्ट पार्टिसिपल अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म भी देखने को मिल जाएगी जगह पर। फिर हमें मिलेगा इंफिनिटिव। और फिर शुरुआत का जो बताया था नाउन, वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन के आ जाएगा। क्लियर? तो सब्जेक्ट पहले लेते हैं इसका, मोगेम्बो खुश हुआ अर्थात मोगेम्बो। और फिर वर्ब लेंगे। तो वर्ब क्या है? ये पास्ट टेंस में है तो हमारे पास वाज लगेगा, मोगेम्बो वाज। और फिर ग्लैड। और फिर इंफिनिटिव अर्थात देखना, टू सी मिस्टर इंडिया। फिर मोगेम्बो वाज ग्लैड टू सी मिस्टर इंडिया। तो ये सेंटेंस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, आराम से समझ में भी आ गया होगा। और ऐसे सेंटेंस यदि आपके सामने आए कि पैसा पाकर वह प्रसन्न हुआ, आगरा जाकर उसने ताजमहल देखा, ये ऐसे सेंटेंस है जो यदि आपके सामने आते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो, लेकिन कंफ्यूज मत होइए, उनको इसी प्रकार से आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं कि आगरा जाकर उसने ताजमहल देखा। तो he was seen the ताज टू गो आगरा, आगरा जाकर उसने ताजमहल देखा। क्लियर? तो ऐसे सेंटेंस जब भी आपके सामने आए तो इनको इसी प्रकार से ट्रांसलेट कीजिए। और उम्मीद करता हूँ ये चीज आराम समझ में आ गई। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद फिर बढ़ते आगे और दूसरा रूल देखते हैं। तो ऐसे ही सेंटेंस जो आप करते आ रहे हैं, इसमें आपको मिल गया कि मैंने धोकर कपड़ा साफ किया, ये सेंटेंस है। तो इसको आप नॉर्मली जैसा मैंने अभी तक रूल बताया उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आई वॉश द क्लॉथ क्लीन। लेकिन अगर यही आ जाता कि मैंने कपड़ा धोकर साफ किया, कपड़ा पहले आ जाता और धोना बाद में आ जाता, धोकर साफ किया, ये सेंटेंस आता। तो इसको किस प्रकार से ट्रांसलेट करते हैं? क्योंकि इसको ट्रांसलेट करने का जो इसका रूल है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। यदि इसमें इसके रूल को यदि इसमें अप्लाई किया तो सेंटेंस हमारा गलत हो सकता है। तो आपको यहां के लिए दूसरा रूल अप्लाई करना है। यहां का सेंटेंस जो हमें कुछ इस प्रकार से मिलेगा कि सब्जेक्ट मिल जाएगा, यानी कर्ता,
और उसके बाद यहाँ पे हमें ये ऑब्जेक्ट यहीं पर मिल जाएगा, यहीं पर ऑब्जेक्ट हमें मिल जाएगा, यानी कि कर्म अर्थात संज्ञा ये जो मिल जाएगी हिंदी के सेंटेंस में। और उसके बाद हमें वर्ब यानी कि क्रिया मिल जाएगी, और क्रिया के साथ हमें कर लगा हुआ मिल जाएगा, क्रिया के साथ कर यानी धोकर। क्लियर। और उसके बाद फिर हमें यहां पे विशेषण मिल जाएगा, विशेषण यानी कि एडजेक्टिव। क्लियर। प्रकार के सेंटेंस यदि आपको मिल रहे हैं तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए बहुत आसान सा रूल होता है। मतलब ये ऊपर वाले सेंटेंस का रूल तो हम लोग नहीं लगाएंगे, लेकिन इसका जो नया रूल बन रहा है वो कुछ इस प्रकार से लगेगा कि सब्जेक्ट हम लोग ले लेंगे, इसके बाद जो हम लेंगे वर्ब ले लेंगे जो क्रिया है इसकी, इसके बाद हम लगा देंगे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव या पास्ट पार्टिसिपल जो आ रहा होगा यहाँ पे लास्ट में, यहाँ पे लास्ट में आ रहा होगा उसी को हम लोग लगाएंगे पास्ट पार्टिसिपल। और इसके बाद हम लोग ले लेंगे इंफिनिटिव, इंफिनिटिव। और इसके बाद हम लोग ले लेंगे ऑब्जेक्ट, शुरुआत में जो हमारा कर्म आया था वो ले लेंगे। अर्थात मैंने कपड़ा धोकर साफ किया, इस प्रकार का सेंटेंस हो जाएगा। तो साफ किया, इसमें मेन वर्ब क्या निकलेगी, ये वर्ब बी होगी, मेन वर्ब बी होगी। तो आई वॉज, उसके बाद एडजेक्टिव या पास्ट पार्टिसिपल। तो इसमें क्या है, साफ किया, अर्थात ये पास्ट पार्टिसिपल है। और पास्ट पार्टिसिपल के लिए क्लीन, क्लीन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, क्लीन, आई वॉज क्लीन। और फिर इंफिनिटिव, इंफिनिटिव मतलब वर्ब धोकर, टू वॉश। और उसके बाद ऑब्जेक्ट कपड़ा, द क्लॉथ, आई वॉज क्लीन टू वॉश द क्लॉथ। क्लियर। जो इस प्रकार के सेंटेंस आराम से आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं कि यदि ये सेंटेंस इस प्रकार से लिखा मिल रहा है कि मैंने धोकर कपड़ा साफ किया, तो वो यहां पे आपको ये वर्ब पहले रह गई है और ऑब्जेक्ट बाद में नजर आ रहा है। लेकिन यही ऑब्जेक्ट यदि वर्ब के पहले नजर आ गया, कपड़ा और धोकर, तो ये स्ट्रक्चर आप यूज करेंगे। क्लियर। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको बहुत समझ में आ गई होगी कि माइनर सा है कि थोड़ा सा वर्ड को इधर उधर करने से तुरंत उसका जो रूल है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। तो पूरी तरह चेंज होने के लिए यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आपको करना है। क्लियर। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं, इसका और स्ट्रक्चर लेते हैं हम। तो अगला सेंटेंस हम लोगों का इस टाइप का आता है कि इसमें आपको सेंटेंस ही देखकर पता लगेगा कि पहला सेंटेंस जो है, मतलब इसमें दो सेंटेंस आपको जुड़े हुए मिलेंगे। पहला सेंटेंस आपको परिणाम बता रहा होगा और दूसरा सेंटेंस कारण बता रहा होगा। यानी कि अभी तक क्या बताया था कि पहला सेंटेंस कारण बताएगा, दूसरा सेंटेंस परिणाम बताएगा। लेकिन ऐसे सेंटेंस जो अब आपके सामने आने जा रहे हैं, इसमें पहला सेंटेंस आपको कारण परिणाम बताएगा और दूसरा सेंटेंस कारण बताएगा। जैसे मुझे खुशी है कि आप आए, ये सेंटेंस है, तो ये परिणाम निकल के आया और ये कारण था कि आप आए, आने के कारण मुझे खुशी हुई, अर्थात ये परिणाम निकला और ये कारण निकला। क्लियर। तो ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, तो पहले ऐसे सेंटेंस का हिंदी स्ट्रक्चर देख लीजिए क्या आपके सामने निकल के आता है, फिर आपको बता दो इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट होगा। ऐसे सेंटेंस में पहले आपको प्रिंसिपल क्लॉज मिल जाएगी, इसके बाद की लगा मिलेगा, फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज मिलेगी। क्लियर। तो ऐसे सेंटेंस को जो शुरुआत वाला ट्रांसलेट करेंगे, मुझे खुशी है, अर्थात ये प्रिंसिपल क्लॉज है। तो प्रिंसिपल क्लॉज मुझे खुशी है तो हो जाएगा आई एम ग्लैड, टाइप पे लिखेंगे आई एम ग्लैड। और फिर की इस वर्ड के लिए आप दैट का यूज कीजिए, दैट। और आप आए, यू केम, यानी ये पास्ट टेंस में है और इसे पास्ट टेंस में, मतलब देखने पे ही लग रहा है ये प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस है। एक ही सेंटेंस में आपको प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस दोनों यूज करना है। यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का यूज हो रहा है, यहाँ पे पास्ट टेंस का कि आई एम ग्लैड दैट यू केम। या फिर ऐसे सेंटेंस आपके सामने आ जाए, उनको कैसे याद रखिए कि दूसरा सेंटेंस है कि मैं खुश हूं कि आपने मुझे याद किया, तो क्या हो जाएगा आई एम, या आई एम ग्लैड दैट रिमेंबर्ड मी। क्लियर। तो जरूरी नहीं कि हर सेंटेंस में आपको प्रेजेंट पास्ट साथ में ही देखने को मिले। ये देखिए तीसरा सेंटेंस आपके सामने है कि मुझे गर्व है कि वो मेरा दोस्त है, अर्थात ये देखिए दोनों प्रेजेंट टेंस में मिल रहे हैं और दोनों प्रेजेंट टेंस में मिल रहे हैं, अर्थात इन्हें दोनों प्रेजेंट में ही ट्रांसलेट कर, मुझे गर्व है, आई एम प्राउड दैट ही इज माई फ्रेंड। यहां पर भी इस टाइप का हो जाएगा कि आई। अब यहां पे ये सेंटेंस छोड़ दिया है तो भूला नहीं हूं मैं, ये सेंटेंस मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है कि ये लोग आप करके और बताइए कमेंट बॉक्स में कि ये समझ में आया कि नहीं आया। और ऐसे सेंटेंस कहीं कहीं पर आपको दैट के बिना लिखने को मिल जाते हैं।
मतलब इस दैट को हटाकर वैसे ही लिखे मिल जाएंगे, आई एम हैप्पी यू रिमेंबर्ड मी, ऐसे ही आपको देखने को मिलेगी दैट ना लगाकर भी। आपको कहीं अगर ऐसे सेंटेंस लिखे मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है, वो भी सही है अपनी जगह पर। दैट की जगह पर कहीं के कॉमा का ही केवल प्रयोग कर दिया जाता है कि आई एम हैप्पी कॉमा यू रिमेंबर्ड मी। तो दैट लगाएं चाहे ना लगाएं, अगर दैट नहीं लगाने की इच्छा है कॉमा लगाइए और पूरा सेंटेंस ऐसे ट्रांसलेट कर दी जैसे वो दिख रहा है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं ये सेंटेंस ऐसे आपके समझ में आ गए होंगे। तो चलिए इसे नोट कीजिए और इसे ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। तो नोट कीजिए फिर आगे बढ़े हम। तो अगला सेंटेंस हम लेकर आते हैं कि दो सेंटेंस, प्रिंसिपल क्लास सबऑर्डिनेट क्लास, इन दोनों को जोड़कर एक नया सेंटेंस बनता है और इसमें आपको पहला जो कॉज, पहला सेंटेंस आपको कॉज यानी कारण दिखाएगा, दूसरा सेंटेंस आपको परिणाम दिखाएगा, लेकिन कारण दिखाने वाला सेंटेंस आपको मिलेगा निगेटिव या इंट्रोगेटिव में। निगेटिव या इंट्रोगेटिव में जैसे मिल गया कि मैं बच्चा नहीं हूं जो तुम मुझे लॉलीपॉप देते हो, या फिर कि क्या मैं मूर्ख हूं जो तुम मुझे इस तरह समझाते हो। इसमें देखिए आपको दोनों सेंटेंस, शुरुआत के पहला सेंटेंस आपको निगेटिव मिल गया, दूसरे सेंटेंस में आपको पहला सेंटेंस इंट्रोगेटिव मिल गया। तो ऐसे सेंटेंस यदि आपके सामने आए तो कैसे ट्रांसलेट करना है चलिए सीखते हैं। ये देखिए सेंटेंस आपके सामने है कि मैं बच्चा नहीं हूं कि तुम मुझे ठगना लॉलीपॉप देते हो, क्या मैं मूर्ख हूं कि तुम पर विश्वास करूं, मैं बेवकूफ नहीं कि तुम मुझे ठगना चाहते हो। तो ऐसे सेंटेंस को जो हम शुरुआत वाला प्रिंसिपल क्लास जो ट्रांसलेट करते हैं वो प्रिंसिपल क्लॉज को पहले रखते हैं और बाद में इसकी जो दूसरी क्लॉज होती है उसको हम लोग एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। क्लियर? जैसे मैं बच्चा नहीं हूं तो हो जाएगा आई एम नॉट अ चाइल्ड, कि दैट तुम मुझे लॉलीपॉप देते हो, यू गिव मी लॉलीपॉप। क्लियर? इसमें देखिए कि दूसरा सेंटेंस है कि यू गिव मी लॉलीपॉप, इसको हम लोग एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज ये नाम उन सबको समझ में आ चुका होगा जिन्होंने मेरी क्लॉज की जो वीडियो है पूरी देख रखी है। और एडवर्ब क्लॉज क्या होती है ये इंटर में भी पढ़ाया जा चुका होगा, तो आपको समझ में आ गया होगा कि एडवर्ब क्लॉज क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या है, नाउन क्लॉज क्या है। तो ये एडवर्ब क्लॉज ये इसमें जो दूसरा सेंटेंस होगा ये हमें एडवर्ब क्लॉज के रूप में मिलेगा और पहला सेंटेंस हमें जो ये नाउन के साथ मिलेगा, नाउन के साथ ही ट्रांसलेट करूंगा कि क्या मैं मूर्ख हूं, क्या मैं मूर्ख हूं कि तुम पर विश्वास करूं। तो ये हो जाएगा कि क्या मैं मूर्ख हूं, एम आई अ फूल, एम आई फूल दैट बिलीव यू। इसको दूसरे सेंटेंस में दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं कि मैं मूर्ख नहीं हूं कि तुम पर विश्वास करूंगा। ये सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा कि, तो ये भी ऐसे होगा कि आई एम नॉट ए फूल दैट आई विल बिलीव यू। क्लियर? तो ऐसे सेंटेंस, ये दोनों सेंटेंस मैं छोड़ रहा हूं, इसको तो मैंने बता ही दिया है। तो इसका भी इंग्लिश में ट्रांसलेशन और इसका भी दोनों लिखकर आप कमेंट में बताइए कि मैं बेवकूफ नहीं कि तुम मुझे ठगना चाहते हो। ठगने की इंग्लिश आप ढूंढिए और लिखिए कि देखिए आपको ट्रांसलेशन समझ में आया कि नहीं आया। देखिए ये रूल आपको समझ में आया कि नहीं आया। यदि आपको कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में आइए और बताइए कि क्या दिक्कत है, आपको किस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे। और नहीं दिक्कत है तो इन दोनों सेंटेंस को आराम से ट्रांसलेट कीजिए और बताइए मुझे कि कैसा सेंटेंस आपको लगा और कैसे आपको ये समझ में आया कि नहीं आया। तो ऐसे सेंटेंस यहाँ पे देखिए कि कुछ देखने में लग रहा है कि पहले आपको संज्ञा देखने को मिलेगी। इसमें संज्ञा यानी वह हत्यारा आपको अक्सर देखने को मिल जाएंगे। जैसे हो गया रावण जो सीता को हर ले गया, अंत में मारा गया, ऐसे सेंटेंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे सेंटेंस में पहले संज्ञा आएगी फिर कॉमा आएगा, तभी मिलेगा जो, ये वर्ड देखने को मिलेगा संज्ञा। उसके बाद क्या मिलेगा, दोषी पाया गया अर्थात सीता को हर ले गया, यानी कि जो है उपवाक्य शब्द मिलेगा, एक क्लॉज मिलेगी, एक उपवाक्य मिलेगा। क्लियर? और इसके बाद जो हमें मिलेगी वो क्रिया मिलेगी, फांसी पर लटकाया गया, यानी संज्ञा प्लस कॉमा प्लस जो प्लस उपवाक्य और प्लस क्रिया। ये कुछ इस प्रकार का सेंटेंस इंग्लिश में आपको मिल सकता है देखने को। और जब इसको हम हिंदी में इंग्लिश में बनाएंगे ट्रांसलेट करने के लिए तो पहले हम लोग लगा देंगे नाउन, जो क्रिया पहले आ रही है, जो संज्ञा आ रही है वो नाउन लगा देंगे और नाउन के बाद जो हमें कॉमा यूज कर रहे हैं वो कॉमा यूज कर देंगे। नाउन के बाद कॉमा लगाया और कॉमा के बाद हम लोग इंग्लिश लगाएंगे हु, के बाद हम लोग लगाएंगे क्लॉज, जो उपवाक्य था क्लॉज, और फिर वर्ब लगा देंगे। कुछ इसे करेंगे वो हत्यारा, तो ये हो जाएगा दैट मर्डरर,
कॉमा लगाया, फिर लगाया हु, और फिर क्लॉज, दोषी पाया गया, फाउंड गिल्टी। इसके बाद वर्ब, फांसी पर लटकाया गया, तो फांसी पर के लिए हम लोग लिखेंगे वाज और हंग्ड। क्लियर कि वह हत्यारा जो दोषी पाया गया फांसी पर लटकाया गया। रावण जो सीता को हर ले गया, अंत में मारा गया। ये सेंटेंस है। तो क्या होगा, पहले नाउन लिखा हमने, रावण एब्डक्टेड सीता, अंत में मारा गया, फाइनली किल्ड। क्लियर। तो ऐसे सेंटेंस यदि आपके सामने आते हैं तो उनको ट्रांसलेट कुछ इसी प्रकार से किया जाता है। कॉमा लगाएं, फिर उसके बाद जो क्लॉज होगी उसे लिखें, बाद में वर्ब लिखें, और यहां पर भी वही किया गया है, फाइनली किल्ड। और ये फाइनली किल्ड को एक दूसरा तरीका लिखा जा सकता है, इस तरह लिख सकते हैं, किल्ड एट द लास्ट, प्रकार से भी उसे लिखा जा सकता है कि हु अबडक्टेड सीता किल्ड एट द लास्ट, अंत में मारा गया। क्लियर। तो उम्मीद करता हूं कि ऐसे सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे कि इनको किस प्रकार से ट्रांसलेट करना। तो चलिए इसे नोट कीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं, इसका अगला रूल लेते हैं। सेंटेंस ये आता है कि इसमें परिणाम पहले निकलेगा और कारण बाद में होगा, लेकिन कारण को दिखाने के लिए चूंकि शब्द लगा रहेगा। जैसे वह अनुपस्थित था, चूंकि वह बीमार था। अब ऐसे सेंटेंस आपके सामने आए तो आप गड़बड़ा जाएंगे, क्योंकि चूंकि वर्ड की इंग्लिश बहुत कम ही लोग जानते हैं कि चूंकि होता क्या है। चूंकि वास्तव में क्योंकि का ही दूसरा रूप होता है, क्योंकि। अब क्योंकि की इंग्लिश तो सभी जानते हैं, बिकॉज। तो चूंकि जो है क्योंकि का ही दूसरा रूप है। वह अनुपस्थित था क्योंकि वह बीमार था, इस तरीके से भी बोला जा सकता है। और उपस्थित था चूंकि वह बीमार था, चूंकि वह बीमार था इसीलिए वह अनुपस्थित था, ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो आप इसको जब ट्रांसलेट करना शुरू करें तो बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं लेनी है, बस आपको जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो अनुपस्थित था, इसको शुरुआत में वो अनुपस्थित था, ही वॉज बिकॉज वॉज इल, क्योंकि वो बीमार था। क्लियर। तो इस तरीके से भी हो सकता है कि बिकॉज ही वॉज इल सो दैट ही वॉज अपसेट। इस जब ये वर्ड आपके पीछे जाएगा, ये वाला वर्ड जब सेंटेंस में पीछे चला जाएगा तब आप सो का यूज कीजिए, और नहीं तो कुछ इसी प्रकार से आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। नहीं सकता क्योंकि कमजोर है, तरीके से, तो वह दौड़ नहीं सकता, तो ही कांट रन, ही कांट, कमजोर है, ही इज। क्लियर। तो ये सेंटेंस जब आपके सामने आए तो बिकॉज का यूज कीजिए और आराम से इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। जानते सेंटेंस सभी रहे होंगे, लेकिन बस थोड़ा सा हिंट देने की आवश्यकता थी जिससे सेंटेंस आराम से आप लोग ट्रांसलेट करना सीख जाए। और उम्मीद करता हूं कि ऐसे सेंटेंस जब आपके सामने आए तो आप कभी ट्रांसलेट करने में गड़बड़ाएंगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए इन दोनों सेंटेंस को नोट कीजिए, फिर अगला रूल देखते हैं हम लोग। पर आपको इतने सारे वर्ड देखने को मिल रहे हैं कि ये जैसे सेंटेंस आ गया कि चूंकि वह कमजोर है इसीलिए वह दौड़ नहीं सकता, तो इसको मैंने अपने पिछले स्लाइड में बताया था कि बिकॉज ऑफ ही इज वीक सो दैट ही कैन नॉट रन। तो ऐसे सेंटेंस इसको इस प्रकार से ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन और भी तरीका है। जैसे यहाँ पे एज, सिंस, बिकॉज, नाउ, दैट, सीइंग दैट, कंसीडर दैट, इन एज मच एज, इन सब वर्ड में से कोई भी एक वर्ड उठा लीजिए आप, कोई जरूरी नहीं कुछ भी उठा लीजिए। जैसे मैंने उठा लिया नाउ दैट, नाउ दैट और लगाया, उसके बाद क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज होगी, तो एडवर्ब क्लॉज क्या है, वह कमजोर है। नाउ दैट ही इज वीक, और उसके बाद पार्टिसिपल क्लॉज, इसीलिए वो दौड़ नहीं सकता, सो ही कैन नॉट रन। क्लियर। नाउ दैट ही इज वीक सो ही कैन नॉट रन, या फिर यहां ले लिया हमने बिकॉज ही इज weak so he cannot run। clear। या फिर ले लिया as he is weak so he cannot run। clear। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया कि इतने सारे वर्ड में से कोई भी एक वर्ड उठा लीजिए और उसे आप शुरू में लगा लीजिए। कैसे, जब सेंटेंस आपको इस प्रकार से मिले कि चूंकि वह कमजोर है इसीलिए वो दौड़ नहीं सकता, चूंकि तुम बहुत बड़े हो इसीलिए मेरे बराबर नहीं बैठ सकते। तो इस प्रकार के सेंटेंस आप लोगों को जब कहीं भी देखने को मिल जाए
तो चूंकि के लिए इतने सारे वर्ड होते हैं, इनमें से आप कोई भी एक वर्ड यूज कर लीजिए, जरूरी सब याद करके रखिए, 2-3 ठो याद कर लीजिए, पर्याप्त होता है। मेरे पास मैंने सब लिखा दिया, इसलिए लिखा दिए कि आप कहीं भी देख के कंफ्यूज मत होइए कि आप लिखा दिए 2 याद है या ये भी बता दिए भी याद है और किसी ने इसे यूज कर दिया तो कहेंगे नहीं सेंटेंस गलत है। सेंटेंस गलत नहीं है, इतने सारे वर्ड में कोई सेंटेंस कुछ भी यूज करके आप ट्रांसलेट कीजिए, सेंटेंस गलत नहीं होने वाला। क्लियर? तो चलिए इसी रूल को नोट कर लीजिए और फिर आगे बढ़ते अगला के साथ आज का वीडियो समाप्त किया जाता। और ये कुछ होमवर्क मैंने आपको दिए कि हर रूल से एक सेंटेंस मैंने आपको दिया, ज्यादा नहीं, हर रूल का बस एक सेंटेंस दिया है और इस हर एक सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कीजिए और देखिए अपने जो आप जिस भी टीचर से इंग्लिश पढ़ रहे हो उसे जाके दिखाइए जरूर कि देखिए सर मेरा ये सही है या गलत है, दिखाइए और चेक कीजिए कि ये सही कर रहे हैं आप कि नहीं कर रहे हैं। सारे रूल से एक एक ट्रांसलेशन मैंने आपको दिया है और इसे आप ट्रांसलेट कीजिए और सीखिए। और यदि ऐसे ही वीडियो आपको और भी आगे पाने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, क्योंकि जो भी वीडियो आएंगे वो आपकी क्लास से संबंधित जरूर होंगे और एक से बढ़कर एक ट्रांसलेशन के हो चाहे ग्रामर के हो, हर एक वीडियो एकदम माइलस्टोन बन के आपके सामने आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखेंगे तो हर एक वीडियो आपके तक सही समय से एकदम राइट टाइम पे पहुंच जाएगा। तो मिलता हूं अपने अगले वीडियो लेक्चर में। टेक केयर, स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।